प्रेस स्वतंत्रता दिवस आज संयुक्त राष्ट्रीय प्रमुख ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से एक स्वर में बोलने का किया आग्रह। राज्यपाल कलराज मिश्र ने पत्रकारों एवं मीडिया कर्मियों को दी बधाई। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज असम और मणिपुर के एक दिवसीय दौरे पर डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय के 21वें दीक्षांत समारोह को करेंगे संबोधित। नई शिक्षा नीति को लेकर विश्वविद्यालय में कुलपतियों का सम्मेलन आयोजित। कुलपति और नोडल ऑफिसर सहित कई शिक्षाविद रहे मौजूद। हिंसाग्रस्त सूडान से ऑपरेशन कावेरी के तहत अब तक 3000 से ज्यादा भारतीयों की स्वदेश वापसी। भारतीयों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया आभार। और प्रदेश के कुछ स्थानों पर आंधी और बारिश के साथ ओले गिरे, कहीं हल्की गर्मी का एहसास। जयपुर में अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस किया गया दर्ज। नमस्कार, दूरदर्शन समाचारों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मेघा। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। संयुक्त राष्ट्रीय प्रमुख ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से एक स्वर में बोलने का आग्रह किया है और अपना काम करने के लिए पत्रकारों को नजरबंदी और कारावास को रोकने का आह्वान भी किया। उन्होंने कहा कि हमारी स्वतंत्रता प्रेस की स्वतंत्रता पर निर्भर करती है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से एक स्वर में बोलने का आग्रह किया और अपना काम करने के लिए पत्रकारों की नजरबंदी और कारावास को रोकने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि दुनिया के हर कोने में प्रेस पर हमले हो रहे हैं। गुतेरेस ने रेखांकित किया कि हमारी सारी स्वतंत्रता प्रेस स्वतंत्रता पर निर्भर करती है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2023 से पहले अपने वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि प्रेस की स्वतंत्रता लोकतंत्र और न्याय की नींव है। हर वर्ष 3 मई को ये दिवस मनाया जाता है। यूनेस्को द्वारा आयोजित एक विशेष संयुक्त राष्ट्र महासभा हॉल में गुतेरेस ने कहा कि विश्व प्रेस संवाद स्वतंत्रता दिवस पर दुनिया को एक स्वर में बोलना चाहिए। पत्रकारों को उनके काम के लिए हिरासत में लेना और कैद करना बंद हो, झूठ और दुष्प्रचार बंद हो, सच बोलने वालों को निशाना बनाना बंद किया जाए। 2022 में कम से कम 67 मीडिया कर्मी अपना काम करते हुए मारे गए। राज्यपाल कलराज मिश्र ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी पत्रकारों एवं मीडिया कर्मियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने शुभकामना संदेश में कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही संवैधानिक अधिकार और मानवाधिकारों को सुनिश्चित करने का आधार है। उन्होंने इस अवसर पर मीडिया माध्यमों से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए सहज प्रहरी के रूप में करने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज असम और मणिपुर के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। उपराष्ट्रपति डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय के 21वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। Friends, what a proud moment for all of us. What a rise in the global image of this country. India is president of G20, hosting G20 all over the country. Footfalls can be felt everywhere. Impact is being seen. This university is also a center for that. Friends, coming back to the occasion, convocation is a turning point, a milestone in the lives of students, their teachers, their parents. It is a fruit, hard-earned credentials, and that gives you a march, a leap into the wider outer world. This is a turning point. From here, from being a student of this great university, you will get this of alumni. You have to play a very significant role to bring about societal change. Friends, you are starting your career at a time when competition is intense,
Opportunities are huge and challenges are daunting. राजस्थान राज्य उच्च शिक्षा परिषद की ओर से नई शिक्षा नीति को लेकर कल राजस्थान विश्वविद्यालय के मानव संसाधन विकास केंद्र जयपुर में कुलपतियों का सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता करते हुए उच्च शिक्षा राज्य मंत्री राजेंद्र यादव ने कहा कि वर्तमान में छात्रों के चरित्र निर्माण और कॉलेज में उनकी उपस्थिति पर जोर देने की आवश्यकता है। सम्मेलन में नई शिक्षा नीति को लेकर राजस्थान में अब तक के हुए प्रोसेस, विकास योजना, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम सहित कई बिंदुओं पर शिक्षाविदों ने विचार साझा किए। इस मौके पर करीब 15 विश्वविद्यालयों के कुलपति, नोडल ऑफिसर सहित शिक्षाविद मौजूद रहे। हमारी विभिन्न यूनिवर्सिटीज क्या कर रही हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ किस तरीके की रिसर्च हो रही है, किस तरीके के बच्चों का वहाँ रुझान है, इस पे भी खुल के चर्चा सब आपस में कर रहे हैं। और इसका आगे आने वाले टाइम में हम ये मीटिंग अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जाके रखेंगे ताकि लगातार 2 महीने के अंदर हमारे सारे यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर, विभिन्न शिक्षाविद जो हमारे इस परिषद के मेंबर हैं, मैं खुद वहाँ जाके मीटिंग लें, सब लोग मिलें और कौन से नए सब्जेक्ट ला सकते हैं, कौन से रोजगार उन्मुख विषय ऐसे हों जिनके ऊपर नए तरीके से काम कर सकें, नेक का जितना जल्दी हो इम्प्लीमेंटेशन कर सकें, इसके ऊपर ये पूरा सेमिनार रखा है। बच्चों को अच्छा माहौल मिले। कॉलेज एजुकेशन में जब बच्चा गांव से निकल के आता है कस्बों में, बड़े कॉलेज में, तो निश्चित तौर पे उसको एक्सपोजर मिले और वो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास अटेंड कर सके। उसके लिए हम यही सब मंथन इस जो आज सेमिनार है इसके अंदर करें। हिंसाग्रस्त सूडान से ऑपरेशन कावेरी के तहत अब तक 3000 से ज्यादा भारतीयों की स्वदेश वापसी हो चुकी है। कल 231 भारतीय नागरिक सुरक्षित अहमदाबाद हवाई अड्डे पर पहुंचे। सुरक्षित स्वदेश वापसी के लिए भारतीय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। ऑपरेशन कावेरी के तहत हिंसाग्रस्त सूडान से भारतीयों की सुरक्षित स्वदेश वापसी जारी है। ऑपरेशन कावेरी के तहत भारतीय नागरिकों को लेकर जिद्दा से एक और विमान अहमदाबाद पहुंचा। इस विमान में 231 यात्री सवार थे। पिछले 8 दिनों में 13 भारतीय वायुसेना के विमानों और 5 नौसैनिक जहाजों के उपयोग से अब तक 3195 भारतीयों को सूडान से सुरक्षित बाहर निकाला गया है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सट्टेबाजी और जुए के आउटडोर विज्ञापनों पर अंकुश लगाने को कहा है। उन्होंने प्रचार पर नियंत्रण के लिए उचित कदम उठाने का आग्रह किया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव अपूर्व चंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा है कि देश के सभी हिस्सों में सट्टेबाजी और जुआ अवैध माने जाते हैं। ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ जैसे काम आउटडोर विज्ञापनों के जरिए किए जा रहे हैं। जीएसटी के मोर्चे पर वित्त वर्ष 2023-24 के संग्रहण ने इतिहास रच दिया। वित्त वर्ष 2023-24 के पहले महीने अप्रैल में वस्तु एवं सेवा कर राजस्व यानी जीएसटी संग्रहण में इतिहास रचा है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल में जीएसटी संग्रह 1,87,035 करोड़ रुपए का रहा है, जो अब तक का सबसे ज्यादा जीएसटी संग्रह है। जीएसटी के मोर्चे पर वित्त वर्ष 2023-24 का आगाज बेहद शानदार रहा है। वित्त वर्ष 2023-24 के पहले महीने अप्रैल में ही वस्तु एवं सेवा कर राजस्व संग्रह यानी जीएसटी संग्रह ने इतिहास रच दिया है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल में जीएसटी संग्रह 1,87,035 करोड़ रुपए का रहा है, जो कि अब तक का सबसे ज्यादा जीएसटी संग्रह है। अगर पिछले वर्ष से तुलना करें तो पिछले वर्ष अप्रैल में जीएसटी संग्रह 1,67,540 करोड़ रुपए का रहा था। पिछले वर्ष अप्रैल के मुकाबले इस वर्ष अप्रैल में जीएसटी संग्रह में 19,495 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। यानी अप्रैल 2023 में जीएसटी संग्रह बीते साल अप्रैल महीने के मुकाबले 12% ज्यादा है। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 1,87,035 करोड़ रुपए के जीएसटी संग्रह में केंद्रीय जीएसटी 38,440 करोड़ रुपए, राज्य जीएसटी 47,412 करोड़ रुपए
और एकीकृत जीएसटी यानी आईजीएसटी 89,158 करोड़ रुपए और 12,025 करोड़ रुपए का उपकर शामिल है। वित्त मंत्रालय के अनुसार एक दिन में अब तक का सर्वाधिक जीएसटी संग्रह इस साल 20 अप्रैल को हुआ। 20 अप्रैल को 9,80,000 ट्रांजैक्शन हुए, जिसमें 68,228 करोड़ रुपए का संग्रह हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी के इस रिकॉर्ड कलेक्शन पर खुशी व्यक्त की। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी खुशखबरी, कम कर दरों के बावजूद बढ़ता कर संग्रह इस बात की सफलता दर्शाता है कि जीएसटी ने एकीकरण और अनुपालन को कैसे बढ़ाया है। अगर बात करें कि आखिर जीएसटी संग्रह लगातार क्यों बढ़ रहा है, तो इसके पीछे देश में मजबूत मांग और खपत का होना, सेवा और विनिर्माण क्षेत्र में तेजी आना, ई-तार बढ़ोतरी होना, सरकार द्वारा विनियामक अनुपालन में सुधार करना और जीएसटी व्यवस्था से नए लोगों का जुड़ना जैसे कारण शामिल हैं। जानकारों के मुताबिक अप्रैल में रिकॉर्ड तोड़ जीएसटी संग्रह होना देश में उपभोक्ता मांग में तेजी के साथ देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती का संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश सरकार के विधायक और अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि खेल सामग्री खरीद के लिए मामले में बहरोड विधायक ने मनमानी रेट में अपने चहेतों को लाभ पहुंचाया है। भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती आई है कि सरकार को समर्थन देने वाले विधायक, कांग्रेस के कई ऐसे विधायक जिन्होंने कोहराम मचाने का काम किया है, अब धीरे धीरे रुझान आने लगे हैं। बहरोड से आने वाले विधायक के ऊपर संगीन आरोप इस बात के लगे हैं कि विधायक कोटे से जो खेल सामग्री क्रय की गई वो अपने चहेतों के खाते के अंदर ही पैसा ट्रांसफर किया गया और जो एस्टीमेट दिए गए वो एस्टीमेट भी इतने महंगे दिए गए कि मार्केट के अंदर उतनी रेट ही नहीं है। दूसरी ओर सैनिटरी नैपकिन का भी गफला, ये भी एक वानगी है। अगर वास्तविकता के अंदर सरकार जांच कराए तो एक भी विधानसभा ऐसी नहीं बचेगी जिन विधानसभा के अंदर सरकार के नुमाइंदों ने या अधिकारियों ने मिलकर भ्रष्टाचार नहीं किया हो। पूरे भ्रष्टाचार के आखंड में डूबी हुई सरकार और सरकार के नुमाइंदे फिर इस बात को जिक्र करते हैं कि मेरी सरकार पारदर्शी है, मेरी सरकार संवेदनशील है और मेरी सरकार जवाबदेही है। ना ये सरकार पारदर्शी है, ना ये सरकार जवाबदेही है और ना ही ये सरकार संवेदनशील है। भाजपा के राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी के नेतृत्व में सुजला शेखावाटी समिति सीकर की ओर से कल राज्यपाल कलराज मिश्र को एक ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में शेखावाटी क्षेत्र में पेय एवं सिंचाई जल उपलब्ध कराने के लिए आग्रह किया गया। ज्ञापन सौंपने के बाद सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि शेखावाटी क्षेत्र में सभी 24 उपखंड डार्क जोन में आ चुके हैं। इसके साथ ही इन जिलों में यमुना नदी के कैचमेंट क्षेत्र से पानी छोड़ा जा सकता है। राज्यपाल महोदय से हम मिले। सुजला शेखावाटी एक सीकर झुंझुनू जिलों की एक सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन, पर्यावरणीय संगठन भी है। उस संगठन ने एक ज्ञापन राज्यपाल महोदय को दिया है। हमने ज्ञापन में 3 बात कही है। पहली बात ये कही है कि शेखावाटी के 24 पानी के प्रखंड हैं, वो 24 के 24 प्रखंड जो हैं वो ड्राई जोन हो गए हैं और पेयजल के पानी की समस्या, विशेषकर दातारामगढ़ और खंडेला आदि जो क्षेत्र है, इनमें तो किसी गांव में पीने लायक पानी नहीं है। लेकिन सीकर और झुंझुनू और चूरू, इन तीनों में आज के 20 वर्ष पहले जब सेंट्रल वाटर कमीशन ने कह दिया कि गंगा और यमुना का फ्लड वाटर इनको दिया जा सकता है और इसके लिए मैं 84-85 विधानसभा बोल चुका और इस बार राज्यसभा में बोल चुका, उसके बाद भी राज्य सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। बांसवाड़ा में पहाड़ियों पर जल संरक्षण, मिट्टी का कटाव रोकने, क्षेत्र को हरा भरा करने और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वन विभाग द्वारा पौधारोपण को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। उप वन संरक्षक जिग्नेश शर्मा ने बताया कि ये योजना के अनुसार इस वर्ष आगामी बरसात में पौधारोपण के लिए करीब 3 लाख गड्ढे तैयार किए जा रहे हैं। वृक्षारोपण आगामी जुलाई माह में मानसून की पहली बरसात के तुरंत बाद ही स्टार्ट किया जाएगा। पौधे हमारे पास तैयार हैं, विभिन्न प्रजातियों के पौधे जो उस क्षेत्र में चलने लायक है उसके अनुसार प्रजातिवार हमने उचित प्रजातिवार पौधे तैयार किए हुए हैं
और कुल 1000 हेक्टेयर में इस प्रकार से 1000 हेक्टेयर में 1,25,000 पौधे तो हम लगाएंगे उसमें आपके RDF फर्स्ट वाले मॉडल में, और 15 स्थानों पर जो बताया आपको 1.5 लाख पौधे यहाँ लगाएंगे, यानी 3,75,000 पौधों का पौधारोपण किया जाएगा और लगभग इतने ही हम बीजारोपण से पौधे लगाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश के सभी ICAR संस्थानों और कृषि विश्वविद्यालयों के लिए एक अधिसूचना जारी की थी। जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय की ओर से इस सूचना की अनुपालना में जैविक खेती का पाठ्यक्रम शुरू किया जा रहा है। प्रदेश में यह पहला विश्वविद्यालय होगा जो जैविक खेती पर पाठ्यक्रम शुरू कर रहा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने हाल ही में BSMA की मीटिंग में उन्होंने कहा था कि MSc इन ऑर्गेनिक फार्मिंग जैविक खेती में MSc शुरू कर सकते हैं। तो विश्वविद्यालय ने अपनी 21वीं अकादमिक परिषद की बैठक में और उसके साथ ही हमारे प्रबंध मंडल की बैठक में ये निर्णय लिया गया कि MSc इन जैविक खेती में पाठ्यक्रम शुरू किया जाए। तो विश्वविद्यालय ने ये निर्णय लिया तथा इसी सत्र से 23-24 से हम लोग इसमें MSc शुरू करने जा रहे हैं और जो राज्य कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर जेट एग्जाम करा रहा है उसके थ्रू हम लोग इसमें बच्चों को प्रवेश देंगे। विश्व अस्थमा दिवस के मौके पर कल झुंझुनू में स्थानीय भगवान दास खेतान अस्पताल में शिविर लगाया गया। इस शिविर में अस्पताल के चिकित्सकों ने अस्थमा से बचने और इसके इलाज के लिए सलाह दी। अस्पताल के फिजिशियन डॉक्टर कैलाश राहड़ ने कहा कि अस्थमा के बारे में भ्रांतियां फैली हुई हैं, लेकिन अस्थमा कोई इतनी बड़ी बीमारी नहीं कि जिसका इलाज न हो सके। जो इस बार 2 मई को मनाया जा रहा है विश्व अस्थमा दिवस मनाने के पीछे इसका मुख्य कारण है लोगों के बीच में, आम जन के बीच में अस्थमा के बारे में जानकारी पैदा करना, इसके बारे में जो भ्रांतियां फैली हुई हैं उनको मिटाना। अस्थमा है, इसके मुख्य लक्षणों में होता है कि सांस छोड़ते समय सीटी की सी आवाज आना, रात में सांस में तकलीफ होना, परिवार में किसी अन्य सदस्य को एलर्जी या अस्थमा की शिकायत होना, और दूसरा मौसम में बदलाव, धूल और उसके अंदर ये सांस लेने में तकलीफ ज़्यादा होना। इसके मुख्य कारणों की बात करें तो ये कुछ आनुवंशिक रूप से होते हैं, जो बच्चे ऑपरेशन से पैदा होते हैं सिजेरियन से, या जो प्री टर्म होते हैं उनमें इसकी संभावना ज़्यादा होती है। दूसरे जो लोग वायु प्रदूषण के ज़्यादा संपर्क में आते हैं वो लोग, और जो जैसे घर में जो कोई सदस्य है जिनके घर में कोई व्यक्ति धूम्रपान करता है उनके बच्चों में उनमें ये ज़्यादा संभावना होती है, और अस्थमा का पूर्णतः इलाज संभव है। प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 168 नए मामले सामने आए हैं। राजधानी जयपुर में सबसे अधिक 62 मरीज मिले हैं। कल 163 मरीज कोरोना से स्वस्थ हुए हैं। सक्रिय मामलों की संख्या कम होकर 2373 रह गई है। बूंदी के रामगढ़ अभ्यारण्य नेशनल टाइगर पार्क को लेकर वन विभाग के साथ आमजन में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। इस अभ्यारण्य में विभिन्न प्रकार के वन्य जीव और सेव द टाइगर की थीम पर पथरीली चट्टानों और रामगढ़ अभ्यारण्य से जुड़ी 4 दीवारी पर पेंटिंग कराई जा रही है। विभाग का मानना है कि पेंटिंग के साथ किए जा रहे अन्य नवाचारों से बूंदी में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और आमजन को रोजगार भी उपलब्ध होंगे। और जो आने वाले पर्यटक हैं उनको जानकारी देने के उद्देश्य से और प्रचार प्रसार के उद्देश्य से हमने कुछ जगह चिन्हित की है, और हमारे श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय साहब की भी शुरू से मंशा रही है कि जहां पर बूंदी से लोग एंटर करते हैं उस क्षेत्र में वन्य जीवों और वन्य जीव संरक्षण के संबंध में कोई चित्रकारी की जाए। और ये जो जगह अभी पेंटिंग कर रही है उन्हीं के द्वारा सुझाई गई थी, और उसी के पालन में हमने 3-4 जगह चयनित की हैं जहां पे हम वाइल्ड लाइफ पेंटिंग तैयार करवा रहे हैं। एक तो जैसे अभी आपने देखा कि जहां पे चट्टाने हैं वहां पे कर रहे हैं। एक जो बाईपास जो टनल जाती है, जो कोटा रास्ता जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बूंदी नहीं सीधे आगे निकलते हैं कोटा झालावाड़, तो एक हमारा वहाँ भी एक योजना है कुछ पेंटिंग करवाने की। और एक जहाँ पे टूरिस्ट जो आते हैं, जो हेरिटेज देखने आते हैं बूंदी की, बालचंद पाड़ा जो सिटी वाला एरिया,
उसमें भी हमारी योजना है कुछ पेंटिंग कराने की। अब ये पेंटिंगें स्टार्ट हो चुकी है बनना बूंदी के चारों तरफ। जहाँ जहाँ बूंदी की एंट्री रहेगी वहाँ वहाँ ये बूंदी की पेंटिंग्स, टाइगर, भालू, हिरण, जंगली सुअर, सारी पेंटिंगें रणथंभौर से आर्टिस्ट आए हुए हैं जो ये पेंटिंगें बनाएंगे। इन पेंटिंगों के द्वारा जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या फिर विदेशों से जो टूरिस्ट आ रहा है बूंदी के अंदर, उनमें ये संदेश जाएगा कि बूंदी भी प्राकृतिक रूप से भरा पूरा है। और हमारे यहाँ रामगढ़ टाइगर रिजर्व करके एक नया टाइगर रिजर्व आया हुआ है जिसके अंदर अभी 2 टाइगर हैं और आने वाले समय में 5 से 10 होने वाले हैं 1 से 2 साल में। शैली देख के बहुत अच्छा लग रहा है। जब भी हम इधर से निकलते हैं, पहले हमें ये पठार की तरह लगता था, लेकिन जब से अब ये यहाँ पे बूंदी, रामगढ़, विस्तार ये बैरन ने बनाए, तब से ये पेंटिंग हुई है। हमें आते जाते मुझे प्रेरणा मिलती है कि वन्य जीवों का जो संरक्षण हो रहा है वो बहुत ही अच्छा काम है और बहुत ही सराहनीय काम हुआ है। यहाँ के पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए टाइगर सेव द टाइगर पे काम कर रही है, जो टाइगरों को यहाँ पे हर जगह मतलब प्रचार प्रसार हो। विस्तार नेशनल पार्क को ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए किया जा रहा है वन विभाग ने, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक आए। और यहाँ पर टाइगर, कई सारे पक्षी वगैरह सब यहाँ इसमें पार्क के अंदर है। राजस्थान की वीर वीरांगनाओं के शौर्य की गाथा को चंदन की लकड़ी पर नक्काशी के रूप में पेश करते हैं कमलेश जांगिड़। कमलेश की कला को देखकर आप भी दंग रह जाएंगे। पेश है एक रिपोर्ट। चंदन की लकड़ी पर बारीक और सुंदर नक्काशी के लिए विनोद कुमार जांगिड़ को कई पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। उन्हें राष्ट्रीय योग्यता पुरस्कार और हाल ही में शिल्प गुरु पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया है। विनोद कुमार जांगिड़ ने चंदन की लकड़ी का एक गुलदस्ता बनाया जिस पर महाभारत के कई प्रसंग बारीकी से दर्शाए गए हैं। मैं चंदन की लकड़ी पे खुदाई का काम करता हूँ और मेरे को स्टेट अवार्ड भी मिला हुआ है, नेशनल अवार्ड भी मिला हुआ है और मेरा 2017 का शिल्प गुरु अवार्ड के लिए मैं नॉमिनेट हूँ। और वो मेरे को मैंने एक सितार बनाया था, उसके ऊपर मेरे को शिल्प गुरु अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है। मेरे को नेशनल अवार्ड, मैंने एक ये गुलदस्ता बनाया था तो इसके ऊपर मेरे को नेशनल अवार्ड मिला था। मैंने इस गुलदस्ते के अंदर महाभारत के सीन बनाए हैं। विनोद कुमार जांगिड़ के पुत्र कमलेश कुमार जांगिड़ ने चंदन की लकड़ी पर महाराणा प्रताप की तलवार उकेरी और इस बारीक नक्काशी के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। कमलेश कुमार ने बताया कि चंदन की लकड़ी से निर्मित कलाकृतियां फोल्डिंग होती हैं। इस तलवार के अंदर मैंने महाराणा प्रताप की स्टोरी बनाई है, जिसके अंदर हल्दी घाटी का सीन हो गया, हाडी रानी का सीन हो गया, पन्ना धाय का हो गया, पद्मनी का जौहर हो गया। तो ऐसे इसके अंदर विंडोज मैंने ओपन किया और उनमें पूरी बनाई है तस्वीर। चिक अवार्ड, स्टेट अवार्ड, नेशनल अवार्ड और कई अवार्ड्स जीते हैं। विदेशों में मैंने इस कला का प्रदर्शन किया। नई चीज मैं ऐसी राजस्थान की महिला बनाना जा रहा हूँ जो 5 फीट की है, जिसके अंदर 35 से 40 विंडो ओपन होगी और उसमें भी वीर वीरांगनाओं की पूरी स्टोरी होगी। हनुमान जायसवाल की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। जयपुर के शिवदासपुरा थाना क्षेत्र में रिंग रोड के पास कल तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रदेश में कल कुछ स्थानों पर आंधी बारिश के साथ ओले गिरे तो कहीं हल्की गर्मी का एहसास हुआ। सक्रिय हुए नए पश्चिमी विक्षोभ के असर से अलवर, भरतपुर, श्रीगंगानगर, बीकानेर सहित कुछ अन्य स्थानों पर तेज बारिश के साथ ओले गिरे। वहीं राजधानी जयपुर, कोटा और चित्तौड़गढ़ सहित अन्य जिलों में हल्की गर्मी का एहसास हुआ। यहां तापमान में 3 से 4 डिग्री का बढ़ोतरी हुई। जयपुर में अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस आज। संयुक्त राष्ट्रीय प्रमुख ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से एक स्वर में बोलने का किया आग्रह। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज असम और मणिपुर के 1 दिवसीय दौरे पर। डिब्रूगढ़ विश्वविद्यालय के 21वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया।
नई शिक्षा नीति को लेकर राजस्थान विश्वविद्यालय में कुलपतियों का सम्मेलन आयोजित। कुलपति और नोडल ऑफिसर सहित कई शिक्षाविद रहे मौजूद। हिंसाग्रस्त सूडान से ऑपरेशन कावेरी के तहत अब तक 3000 से ज्यादा भारतीयों की स्वदेश वापसी। भारतीयों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया आभार। और प्रदेश में कुछ स्थानों पर आंधी और बारिश के साथ गिरे ओले, कहीं हल्की गर्मी का एहसास। जयपुर में अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस किया गया दर्ज। दूरदर्शन समाचारों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।